गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 1 अक्टूबर एंड डे है फ्राइडे। तो कल की वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि काफ़ी सारे लोगों ने कॉमन सी बात बोली और टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आया था कि उन्हें जो है कॉमर्स का बैकग्राउंड ना होने की वजह से कुछ टर्म्स समझ में नहीं आए थे। तो मतलब पहले तो मुझे लगा कि कल की पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैंने कल की वीडियो 2-3 बार देखी खुद भी। तो मतलब थोड़ी फास्ट करके ऑब्वियसली, और मेरे को ऐसा कुछ मतलब 2-3 पॉइंट्स ही लगे सिर्फ, वो मैंने नोट डाउन कर लिए और अगर वो वापस से आते हैं तो मैं उनको मतलब पूरी डिटेल में एक बार ले लूँगा, मतलब कवर कर लूँगा। और दूसरी बात, मेरे को कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं लगा जिसको मैं मतलब नहीं तो आज पहले कवर कर लेता मैं उसको। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है मतलब जिन्होंने कमेंट किया था, जो आपको अगर लगता है तो आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जो मतलब एग्जैक्ट जो चीज़ समझानी है मुझे, अगर जो कॉमर्स वालों के लिए बैकग्राउंड नहीं उस वजह से। तो इस तरह से आप जो है इसको डील करें। और एक और पर्सन ने जो है ग्रुप पे भेजी थी सेम चीज़। तो एक दूसरे मतलब मेंबर ने ग्रुप पे, मेरे को नाम नहीं आता एग्जैक्टली, तो उन्होंने बोला था कि आप वहाँ पे शेयर कर दें जो टर्म है, मैं या फिर मतलब मैं या फिर कोई जो और पर्सन है ग्रुप के अंदर ही, तो वो उसे हैंडल कर लेगा, मतलब बता देगा जो कॉमर्स से या जिसे समझ में आ गया वगैरह। तो वो भी एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। आप ग्रुप के ऊपर भी आपको एक लिंक मिलेगा नीचे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर 350 के आसपास मेंबर्स हो चुके हैं हमारे। अभी ये मैं PDF भी रोज़ शेयर कर देता हूँ उसके अंदर, और मतलब एक दो और चीज़ें मैं करता हूँ, मैंने काफ़ी बार बता भी रखी है। तो आप जो है डाउट पूछने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं और नीचे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ से। एयरटेल कॉल्स डिमांड आर्बिट्ररी एंड अनफेयर, विल चैलेंज इट। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, DOT आस्क्स वीआई एयरटेल टू पे 3000 करोड़ पेनल्टीज इन 3 वीक्स। तो DOT का मतलब आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये इन्होंने बोला है बेसिकली, ये आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट मान लो, आप टेलीकॉम जो पूरा सेक्टर है उसके लिए गवर्नमेंट आप इसको मान सकते हैं। तो ये जो है सेक्टर डिपार्टमेंट है, ये बोलना चाह रहा है कि VI यानी कि वोडाफोन इंडिया और एयरटेल, इन दोनों को जो है 3000 करोड़ की पेनल्टीज पे करनी पड़ी है, पे करनी पड़ेंगी नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर अंदर। अब पहला बट नेचुरल क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्यों करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर यहीं पे है जस्ट। फाइन्स इज स्लैब्ड फॉर फ्लाउटिंग इन लाइसेंस नॉर्म्स। बेसिकली लाइसेंस नॉर्म को तोड़ने के लिए, बाय डिनाइंग, ऐसा क्या किया इन्होंने, तोड़ा क्यों, मतलब क्या किया उसके उसके अंदर, तो बाय डिनाइंग एडिक्वेट POIs। ये POIs है, मैं नीचे आपको बता दूंगा इसका फुल फॉर्म क्या है। POIs टू जियो इन 2016। तो 2016 के अंदर बहुत बेसिक सी बात है कि एडिक्वेट POIs नहीं दिए। POIs मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली आपका जैसे जो लाइसेंस फीस ये कहना चाह रहे हैं, क्या होता है कि जैसे आपके जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, जैसे आपकी कंपनी है, उससे सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए आपके आपके डिवाइसेस तक चाहिए, आपको मोबाइल तक चाहिए, आपके लैपटॉप्स तक चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मतलब जो ऐसे, ये लैपटॉप काफ़ी गंदा बन गया बट वट, ये आप मान सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे जो आपके डिवाइसेस तक आपको जो सिग्नल्स चाहिए, तो वो ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, मतलब बहुत दूर ऑफिस होता है कंपनी में, कितने ऑफिस होंगे कंट्री के अंदर। तो आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक पोल्स होते हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं जो मतलब डेप्थ में मेरे को नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड वगैरह कुछ है नहीं। तो कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं, फिर वहाँ से आपके लोकल एरियाज़ के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाते हैं ओवर द एरिया। तो बेसिकली इस तरह से क्या है कि आपका ये जो चीज़ें हैं इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बोलते हैं, कि जहाँ पर आपका ये सिग्नल्स जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं जहाँ से। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि इन चीज़ों के लिए ऑक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जियो ने जितने भी ऑक्शन पे उनको मिले होंगे स्पेक्ट्रम्स, तो उन्होंने POI जो भी हैं, तो वो उनको एडिक्वेट नहीं दिए। वोडाफोन इंडिया वालों ने और एयरटेल वालों ने ले लिए उस टाइम पर, क्योंकि जियो उस टाइम पर ज़्यादा बिजनेस कर नहीं रहा था। तो हम सबको पता ही, वो तो उस टाइम पे नहीं कर रहा था, बट फिर भी मतलब देने तो चाहिए थे क्योंकि उन्होंने उसके लिए पैसे पे करे। तो उस तरह से बेसिकली अब यहाँ पर क्या है कि एयरटेल हैज़ टू पे 1050 करोड़ एंड वोडाफोन हैज़ टू पे 2000 करोड़। इनका वैसे इतना डेट चल रहा है वापस से इनको। और पेनल्टीज इम्पोज 2 वीक्स आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंसेस वाइड रेंजिंग रिलीफ पैकेज फॉर टेली कंपनी। तो ये सबसे ज़्यादा सरकास्टिक सी बात हो गई है कि अभी कुछ दिनों पहले, और हमने कल भी कवर किया था, कुछ दिन पहले भी और कल भी, कि गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करेगी। तो क्या रिलीफ पैकेज हुआ, ये आपका इनको पेनल्टी और पे करनी पड़ेगी। तो मतलब ये यहाँ पे है जो है वो मैंने आपको बता दिया। एयरटेल डीपली डिसअपॉइंटेड विद आर्बिट्ररी एंड अनफेयर डिमांड बेस्ड ऑन ट्राई रिकमेंडेशन टू चैलेंज डिमांड। तो बहुत बेसिक सी बात है कि अभी एयरटेल को लग रहा है कि मतलब एयरटेल डिसअपॉइंटेड है, उनको लग रहा है कि बहुत ही आर्बिट्ररी है, अनफेयर है, और उसके ऊपर वो चैलेंज कर सकता है इस डिमांड को, बेसिकली कोर्ट के अंदर वो लेके जा सकता है यहाँ पर। तो बहुत बेसिक सी बात है आपकी बाकी। और POIs का मतलब अगर आपको वापस से देखना है तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन था यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन। तो मतलब ये ना थोड़ी डिटेल वाली बात है कि
जो अगर कोई इंजीनियर है या फिर कुछ ऐसा है जिसको बैकग्राउंड जिसमें पढ़ा वगैरह है तो उसको पता होगा। बट इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको बेसिकली इतना मान सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो आपको ट्रांसमिट करने के लिए चाहिए सिग्नल्स, बस इतना मान के जो चलेंगे तो काम हो जाएगा। और आपका ट्राई की फॉर्म भी ये है, आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने पहले बताई भी हुई है, बट अगर आपको नोट डाउन करनी है तो यहाँ से आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ट्राई की फुल फॉर्म। अच्छा, ये क्या करती है? ये बेसिकली आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, डीओटी के अंदर ही आती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के डीओटी जो हमने सबसे पहले कवर किया था उसके अंदर ही आती है। शाह लेड कमेटी टू ओके विनिंग बिड फॉर एयर इंडिया सोन। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। शाह लेड कमेटी मतलब क्या है कि एक कमेटी बनी है जो आपकी ऑक्शन करवा रही है, जो एयर इंडिया का ऑक्शन है वो हमने पहले 2-3 वीडियो से कवर कर रहे हैं रेगुलरली। इसके अंदर आपके जो मेजर बिडर्स हैं वो सिर्फ 2 बचे हैं। पहला आपका बिडर है टाटा ग्रुप, दूसरा आपका है स्पाइस जेट वाले लोग। स्पाइस जेट वाले लोग मतलब आपका जो मेन है अजय सिंह, उसके जो सीईओ हैं। तो इन्होंने दोनों की जो बिडिंग्स बची हैं तो इनको डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई है शाह लेड। शाह लेड मतलब अमित शाह, अमित शाह लेड का मतलब है कि उसके जो मेन पर्सन है वो अमित शाह है मतलब। तो इस तरह से बेसिकली ये डिसाइड करेगी कौन उसमें जीता है, किसको जो है एयर इंडिया का पूरा बिजनेस वगैरह वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बिड्स की बात भी की है तो मैंने आपको कल बताया था कि रिजर्व प्राइस सेट कर दिया गया, इसी कमेटी ने किया था वो भी, कि आपका जो है कितने पर आप मिनिमम बिडिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि आपका द टाटा बिड मे बी अबाउट 3000 करोड़ हायर देन रिजर्व प्राइस। तो क्लियर विनर दिख रहा है यहाँ पर। इट मे ऑल्सो बी अबाउट 5000 करोड़ मोर देन द बिड बाय अजय सिंह। तो मतलब बहुत ही पॉइंटलेस सी बात लग रही है आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि जो अजय सिंह की बिड है, जो स्पाइस जेट वालों की बिड है, वो उससे 5000 करोड़ ज़्यादा बिड है टाटा वालों की। तो बिल्कुल पॉइंटलेस बात है। मतलब मुझे ये पूरा आर्टिकल पढ़ के, और मैंने गूगल भी किया काफ़ी सारी चीज़ों को, तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे हम ये अभी सोचें, मतलब ये हम डेटा माइन कर सकें कि ये अभी सोच क्यों रहे हैं फिर, क्योंकि टाटा बिड क्लियरली सबसे हाईएस्ट है। तो मतलब इतना टाइम भी दे दिया इन्होंने, और ये सब यहाँ पे क्यों हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ ऐसा पता है तो आप नीचे बता सकते हैं। और अमित शाह, मैंने आपको बताया था कि शाह लेड कमेटी का मतलब अमित शाह जी इसको लीड कर रहे हैं। टाटा ग्रुप में हैव इमर्ज एज अ टॉप बिडर बट अनाउंसमेंट टू बी मेड ओनली आफ्टर पैनल इज नॉट। तो मतलब यही कंडीशन हो सकती है मैक्सिमम कि टाटा ग्रुप की कोई और रीज़न की वजह से उसको ना दें और स्पाइस जेट वालों को दे दें। बस एक रीज़न ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाली है अभी। लेंडर्स अप्रोच आरबीआई आफ्टर 30,000 करोड़ एसआरईआई लोन्स टर्न एनपीए। तो पहले मैं आपको एनपीए समझा देता हूँ। मेरे ख्याल से ये एक टर्म थी जो कल शायद नहीं समझ में आई होगी किसी को। कल मैंने बिल्कुल इसको टच किया था, मतलब न्यूज़ के अंदर था, बट मैंने इसको समझाया नहीं था। एनपी का मतलब आपकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ पहले मैं। नॉन परफॉर्मिंग के लिए मैं PERF लिख रहा हूँ सिर्फ, परफॉर्मिंग असेट। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, बैंक्स के लिए एक टर्म चलती है, और बैंक्स के मेजर एसेट वो होते हैं जो उन्होंने लोगों को लोन दिए होते हैं। बैंक का मेन काम ही लोन देना होता है, लोन लेना और लोन देना। तो लोन दिए जो है वो बैंक के मेजर एसेट्स हैं। अगर वो नॉन परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते बैंक ने मुझे लोन दिया, ये बैंक है, यहाँ पर मैं हूँ, तो बैंक ने मुझे लोन दिया लेट सपोज 1 करोड़ रुपीज़ का, और मैं जो है नहीं रीपे कर पा रहा, तो वो बैंक का बैड डेट हो जाएगा। बैंक का बैड डेट मतलब कि जैसे अगर आपने किसी को गुड्स सेल किए, वो आपके पैसे नहीं रीपे कर पा रहा, तो वो आपको बैड डेट हो जाएगा। तो बैड डेट होना इसका मतलब होता है एनपीए होना, यानी कि मैं आप बैंक का एनपीए बन जाऊँगा, मैं बैंक का एनपीए बन जाऊँगा। इस तरह से बेसिकली है आपका। तो एनपीए को समझ में आ गया होगा। एनपीए का यहाँ पे देख लेते हैं न्यूज़ के अंदर क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक बैंक है आपका, कोलकाता बेस्ड फाइनेंसर है। इसका इन्होंने नाम नहीं लिया है, नाम आपको गूगल करेंगे तो मिल भी जाएगा। उसको बेसिकली लीड कर रहा है यूको बैंक, यूको बैंक और काफ़ी सारे और बैंक्स जो कोलकाता बेस्ड हैं। तो वो सब जो है आपके टोटल मिला के इन्होंने SREI, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 30,000 करोड़ के आसपास के लोन दिए हैं। मैं वापस से पूरा रिपीट कर देता हूँ। एक कोलकाता बेस्ड फाइनेंसर का ग्रुप है पूरा, उसके अंदर एक और बैंक है जो नेशनल बैंक है पूरा, यूको बैंक, वो और काफ़ी सारे और कोलकाता बेस्ड बैंक्स, उन सब ने मिलके SREI एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 30,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली लोन्स दिए हैं जो एनपीए में टर्न हो गए, मतलब कि वो रीपे नहीं कर पा रहे। SREI वाले जो लोग हैं वो रीपे नहीं कर पा रहे। अब समझ गए होंगे। अब जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स मैंने आपको बता दिया कौन है, ये आपकी यूको बैंक वाले और कुछ को कोलकाता बेस्ड जो फाइनेंसर्स हैं वो अप्रोच करेंगे आरबीआई को। आरबीआई बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का पूरा रेगुलेटर होता है, मैंने आपको कई बार बताया। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ भी ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यही लिखा है कि लेंडर्स अप्रोच आरबीआई, लेंडर्स जो है आरबीआई को अप्रोच करेंगे। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं आपको अगर डिटेल चाहिए तो, कि किसने कितना दिया वगैरह वगैरह। तो बहुत बेसिक सी बात है। मैं अगर ये पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा तो मैं इंग्लिश टू हिंदी कर रहा हूँ सिर्फ,
तो मैं इसलिए जो है यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर चलते हैं, आपका ये आपका पूरा कवर्ड है। अगर आपको यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पॉज करिए वीडियो को और यहीं पे कमेंट कर दें, तो जो है फिर मैं उसको हैंडल कर लूँगा, डील कर लूँगा। डिसाइड ऑन इन्वेस्टर्स EGM डिमांड बिफोर October 3 NCLT to Z। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो इन्वेस्को वाले हैं वो मतलब उनको जो है एक तरह से जी की जो मैनेजमेंट है, जो सबसे टॉप मैनेजमेंट है आपके जी CEO और MD हैं जो पुनीत गोयनका, उनके ऊपर और काफ़ी सारे और मतलब टॉप मैनेजमेंट के पर्सनस के ऊपर, आई एम सॉरी आपको शायद नॉइज़ आ रही होगी पीछे, या शायद नहीं भी आ रही होगी, मतलब इधर हो रही है, तो अगर नहीं आ रही है तो मेरे ख्याल से मेरी वॉइस आपको क्लियर हो रही होगी फिर भी। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्को को जी की जो टॉप मैनेजमेंट है, मैंने आपको बताया कि जो इसके MD और CEO हैं पुनीत गोयनका, ऐसे और काफ़ी सारे और पर्सन जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, उनके ऊपर फेथ नहीं है, मतलब कि आपका ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा है जो पहले था। और इन्वेस्को वाले जी के अंदर एक मेजर इन्वेस्टर हैं, तो उनकी माननी पड़ेगी बात इनको। तो यहाँ पर बेसिकली यही हो रहा है। और दूसरी बात इनकी ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्को वाले कि आप अपनी EGM करो जल्दी से, आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करो, आपकी जब सोनी से डील होने वाली है उससे पहले पहले कर लो, और जो है अपनी टॉप मैनेजमेंट को चेंज करो, कम से कम जो MD CEO है उनको चेंज करो। तो उस तरह से बेसिकली आपका अब यहाँ पर क्या है कि यही आपका NCLT में ले गया था, मतलब इसी बात को कि जो है इनका EGM करवाओ और जल्दी से इनका चेंज करवाओ। तो NCLT के अंदर ये ले गया। NCLT ने भी कल यही बोला है कि आपका जी को यही बोला है कि अब डिसाइड ऑन इन्वेस्टर्स EGM डिमांड बिफोर 3 अक्टूबर, कि जो इन्वेस्टर्स की डिमांड थी कि EGM हो जानी चाहिए 3 अक्टूबर से पहले, उसके लिए जल्दी से डिसाइड करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आज 1 अक्टूबर तो हो ही गई है। तो ओनली पॉसिबल सिनेरियो ये है कि आपको जो है एक दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो अगर आप आज के दिन ये नोटिस दे देते हैं, मतलब इनके जो शेयर होल्डर्स हैं सी के, तो अगर वो आज के दिन नोटिस दे देते हैं कि हम 3 अक्टूबर को अपनी जो है मीटिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यही ओनली पॉसिबल सिनेरियो है। हो सकता है कि वो कल नोटिस देके परसों भी मीटिंग कर ले, ये भी पॉसिबल है। तो मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर क्या है कि वही बात है कि आपका लॉस्ट फेथ इन जीज मैनेजमेंट। तो ये भी बेसिकली अच्छा, कल मैंने क्यों बोला था क्योंकि कल CNBC पे भी आ रहा था यहाँ पर CNBC मतलब CNBC TV18 वाला, CNBC आवाज़ पे नहीं आता, मतलब ऐसा कुछ CNBC TV18 का। कंसर्न विद रनिंग ऑफ कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, इन्वेस्को वालों को एक एक दिन की टेंशन है, मतलब अगर मैं थोड़ा एग्जैजरेट सा करके बोलूँ तो इनको एक एक दिन की टेंशन है कि कैसे कंपनी रन कर रही है। मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है इनको, जो इस टाइम पे आपके टॉप मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं वो सब इनको सही नहीं लग रहे हैं। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो भी है। फिडिलिटी बी कैब लीड न्यू मीशो राउंड। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, हमने पहले कवर किया भी था। क्या है बेसिकली मीशो आपका, मैं पहले बताता हूँ। मीशो आपका ये जो है ये बेसिकली एक रीसेल बिजनेस है आपका। आपने इसके एड्स वगैरह देखे होंगे शायद, लेडीज सूट के या ऐसी चीज़ों के इनके एड्स आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के। जैसे आपका स्नैपडील है उस तरह से मोटा मोटा मान सकते हैं, बट आप इसके ऊपर सेल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मीशो बेसिकली एक रीसेल बिजनेस हो गया, ई-कॉमर्स बिजनेस हो गया। इसके अंदर बेसिकली इन्होंने अभी फंडिंग उठाई है, फिडिलिटी और बी कैप उसके लीड इन्वेस्टर्स हैं। फंडिंग उठाई है 570 मिलियन की, उसके अंदर से ये दोनों मेजर इन्वेस्टर्स हैं आपके, और भी हो सकते हैं बट ये मेजर है। और इनकी वैल्यूएशन टोटल 4.9 बिलियन की हो गई है। तो बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब ये मतलब इसी साल अप्रैल 3 या अप्रैल 4 के आसपास, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग वीक ऑफ अप्रैल जो था उसके अंदर ही इन्होंने यूनिकॉर्न का मार्क हिट किया था। तब भी इन्होंने फंडिंग उठाई थी, तब इन्होंने सॉफ्ट बैंक से फंडिंग उठाई थी। और तब इन्होंने मतलब मैंने शायद कवर किया भी था, जब अगर हमारी वीडियोस तब आ रही होंगी तो, अगर जो तब था तो तब इन्होंने, मैं एक आर्टिकल आपको नीचे दे दूंगा, जब इन्होंने उस टाइम फंडिंग उठाई थी और तब इन्होंने 1 बिलियन का यानी कि यूनिकॉर्न का मार्क क्रॉस किया था। तो एक ही साल के अंदर अंदर 1 बिलियन से नीचे होना और सीधा 5 बिलियन के आसपास होना बहुत ही बड़ी बात है आपकी। अब यहाँ पे इन्होंने जो है इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने पहले भी कवर किया था, हमने पहले ये भी कवर किया था, ये 24 सितंबर को था, तो आप चाहे वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लीड करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस करके बताई थी ये चीज़ कि अगर आप किसी राउंड को लीड कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। तो यही था, इन्होंने बताया था पहले कि 550 to 600 मिलियन की फंडिंग होने वाली है, और यहाँ पे 570 मिलियन की हो भी गई है। तो मतलब इनका प्रेडिक्शन भी एक तरह से सही रहा है। हालांकि प्रेडिक्शन नहीं होता है, मतलब इन्होंने खुद भी लिखा है कि हमने पता था पहले, मतलब फ्रॉम, ये ऐसे लिखते थे द सोर्सेज सेड, इस तरह से लिख देते हैं। जो भी है आपका फिडिलिटी और बी कैप, ये दोनों इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स आपकी, इनके बारे में अगर आप चाहें तो गूगल करके निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक बार पहले बताया हुआ है जो मेजर बिजनेस फॉर्म्स हैं उनके बारे में, तो अभी अब वापस से करना चाहते हैं तो गूगल करके निकाल सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें निकल जाएगा। तो हमने जो पूरा फर्स्ट पेज कवर कर लिया। अगर हमने आपको वापस से इन दोनों न्यूज़ के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर
तो मैं मतलब बता ही नहीं पाऊँगा, तो वो एक ज़्यादा मुश्किल बात हो जाएगी। अगर मैं आप कमेंट कर देते हैं और फिर मैं उसको वीडियो में कवर भी कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है। तो ये हमने जो पूरा कवर कर दिया और आगे चलते हैं आपका ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है अपने पूरे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। अच्छा, मुझे पहले ही नहीं पता था कि ईटी मार्केट्स वालों की खुद की एक अलग से वेबसाइट भी है। तो मुझे कल ही पता चला, मैंने जब यहाँ पर सॉरी आज ही पता चला सुबह सुबह जब मैं पढ़ रहा था। ETmarkets.com इनकी खुद की वेबसाइट भी है, बट इसके अंदर मतलब ऐसा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि जितने भी इनके अंदर जो आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं पूरे दिन, ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, तो उनके अंदर से मेजरली पिक करके जो है इस सेगमेंट के अंदर ही डाल देते हैं। तो मेरे को अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा लगती है कि वहाँ से जो है फाइन ट्यून हो गई आर्टिकल्स यहाँ पर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपकी कि आपको इस वेबसाइट पे अभी भी जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं, अगर आप ये डेली बेसिस पे पढ़ लेते हैं। अगर आपको दिन के बीच में कुछ मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नो डाउट आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। अगर थोड़ी छोटी बड़ी न्यूज़ हुई जो इसके ऊपर आ गई और कल नहीं आ पाई, तो अगर वैसी आपको न्यूज़ चाहिए तो वो आपको इसके ऊपर नो डाउट मिल जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। आपका SIPs इन IT मिड एंड स्मॉल कैप प्लान्स टॉप रिटर्न्स चार्ट, मतलब टॉप रिटर्न्स चार्ट, सॉरी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है कि आपका पिछले 10 साल की इन्होंने SIP को कंपेयर किया है कि अगर आप किस चीज़ के अंदर SIP करते हैं इक्विटी से रिलेटेड, यानी कि शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब सिर्फ शेयर्स, डिबेंचर्स नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, सिर्फ शेयर्स के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पर। पहले मैं आपको एक दो नंबर बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि अगर आप सारी इक्विटी फंड्स के अंदर एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 16.9% के रिटर्न्स आते हैं कंपाउंडेड एनुअली। कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 116 होते हैं पहले ईयर में, फिर उसके ऊपर कंपाउंडेड एनुअली लगता जाता। इस तरह से बेसिकली सेंसेक्स का SIP है आपका, सेंसेक्स और निफ्टी का मैंने आपको पहले वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको एक नीचे लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी, मतलब अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा। बेस्ट SIP परफॉर्मेंस, बेस्ट SIP परफॉर्मेंस बता रखे हैं इन्होंने। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, SIPs इन IT मिड कैप और स्मॉल कैप जो है उन्होंने टॉप किया है रिटर्न्स चार्ट को। टॉप का मतलब यहाँ पे एक वर्ब की सेंस में है, इन्होंने टॉप किया है वर्ब के मतलब रिटर्न्स के चार्ट को, यानी कि इनके रिटर्न्स सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है जो बेस्ट SIP परफॉर्मेंस है वो आपके पहला हो गया टेक्नोलॉजी, यानी कि IT सेक्टर वाला जो ऊपर लिखा है IT, मिड कैप हो गया आपका और स्मॉल कैप कंपनीज हो गई। तो हमने पहले इसके बारे में समझा भी हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड का भी नाम बताया कि किस म्यूचुअल फंड का कितना रिटर्न था आपका, यानी कि आपका जैसे 27.74 सबसे हाईएस्ट आपका रिटर्न रहा है ICICI प्रूडेंशियल टेक फंड का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आपकी, ICICI की गुडविल इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो है इन्होंने रिटर्न्स भी बताया कि कितना कितना एवरेज रिटर्न रहा है इन तीनों स्कीम्स का, और बाकी भी स्कीम्स होंगी जो इस सेगमेंट के अंदर, तो उनका रिटर्न कितना रहा है आपका। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स रहेंगे, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर आपकी बहुत बेसिक सी बात है, इन्फोसिस रहेगा, TCS रहेगा, विप्रो रहेगा, HCL टेक्नोलॉजीज रहेगा। इस तरह से भी जो आपके मेजर स्टॉक्स हैं वो तो रहेंगी, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स जो मतलब जिनको ज़्यादा नॉलेज है आपकी, जो एक्सपर्ट है फील्ड्स के अंदर, तो उनको जो है यहाँ पे पता रहेगा। तो हमने जो पूरा कवर कर दिया। यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी कल मतलब काफ़ी अच्छा चार्ट चल रहा था, अगर आपने कल मार्केट ट्रैक किया है तो एट द एंड पर इन्होंने जो है नेगेटिव में क्लोज किया। और कल का क्लोज होने का मतलब आपका ये है कि कल एक्चुअली थर्सडे था, तो आज के क्लोज जो कल आपका पेपर के अंदर आएगा वो क्लोजिंग प्राइस होगा आपके वीक के लिए। तो आज ये ड्रॉप करते हैं अभी के लिए। स्टॉक्स ड्रॉप 7, हम पहले मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फील द हीट एज ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस सी अ शार्प रैली। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि पहले आपको बट नेचुरल से क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स है कौन। फिर पहली बार ये जो भी हैं ABC है मान लेते हैं, तो ये जो भी हैं फील द हीट एज ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस सी ए शार्प रैली। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो भी है मान लेते हैं XYZ कल की कंपनी है कोई, तो वो फील द हीट कर रहे हैं एज ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस राइज, मतलब कि जो ग्लोबली फ्यूल प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस का मतलब जो नेचुरली लेके चलते हैं वो नेचुरल गैस का लेके चलते हैं, पेट्रोलियम का नहीं लेके चलते, पेट्रोल और डीजल का। वो अगर हमें वो मेजर करना होता है तो हमें एक इंडेक्स होता है आपका, मतलब एक चीज़ होती है आपकी दुबई क्रूड या WTI क्रूड। मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ लिख देता हूँ, WTI क्रूड, ये बहुत ही ज़्यादा। और एक होता है इसके अलावा भी हो सकता है आपका ब्रेंट, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ ब्रेंट। तो अगर हमें पेट्रोल डीजल मेजर करने होते हैं तो हम ये देखते हैं, क्योंकि क्या होता है क्रूड ऑयल के अंदर से ही पेट्रोल डीजल सब कुछ निकलता है। तो ये अपने अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा। फिर भी आपको नहीं पता तो आपको समझ में आएगा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्रूड के अंदर से आपके पेट्रोलियम डीजल वगैरह सब कुछ निकलता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम जो है इन दोनों चीज़ों को मेजर करते हैं, मतलब देखते हैं जब हमें पेट्रोल वगैरह की बात करनी है। पर अगर हम यहाँ पे सीधा इसकी बात करें जहाँ पे इन्होंने जिस तरह से लिखा है ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस, तो हम नेचुरल गैस की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसी की बात की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने चार्ट में भी ये बताया।
तो यहाँ पर क्या है कि जो भी कंपनीज हैं आपकी वो फील द हीट, मतलब कि वो उनको भी अपने प्राइसेस रेज़ करने पड़ रहे हैं। और अगर जो प्राइसेस रेज़ करते हैं तो उनको जो है कस्टमर से बात करनी पड़ रही है कि हमने क्यों प्राइसेस रेज़ किए। एक कस्टमर आके क्वेश्चन पूछता है कि आपने क्यों जो मतलब वो सब किया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो कंपनीज है हम देख लेते हैं उनका नाम क्या है। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड एंड गुजरात गैस। ये कुछ कंपनीज है आपकी जो मैंने XYZ नाम लिया था, जो यहाँ पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो। कि आपके जो ग्लोबल फ्रूट प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपको जो है अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे किसी तरह से, क्योंकि आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। आपका मतलब इनपुट का ज़्यादा बढ़ जाएगा प्राइस और आपका सेल्स का प्राइस कम हो जाएगा, तो आप कैसे सस्टेन करोगे मार्केट के अंदर। तो वही है आपका। तो इसी वजह से आपकी इनकी गुडविल थोड़ी बहुत कम तो होती है, क्योंकि अगर इनका रीज़नेबल वो भी है रीज़न है जिसकी वजह से अपने प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तो भी इनकी गुडविल कम होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ना कंज्यूमर के अगेंस्ट में बात है। तो इसी वजह से आपका स्टॉक प्राइस इनका 7 to 2% इन द पास्ट 15 डेज ड्रॉप किया है। तो पास्ट 15 डेज मतलब जहाँ से आपकी रैली की स्टार्टिंग हुई है ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस के अंदर। ये आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं। ये आपका September 29 के आसपास का डे है, यानी कि आपका जिस वहाँ से आपका क्लोजिंग प्राइस जो है ऑयल का बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 के ऊपर चला गया है पर MTU। तो ये आप देख सकते हैं पूरा। मार्जिन could be hit if global prices keep rising and companies don't pass on the hikes to CNG consumers। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि मार्जिन could be hit, यानी कि जो उनका प्रॉफिट है कंपनी का वो हिट हो जाएगा। मार्जिन आपको समझ में आ रहा होगा वैसे भी कि आपके सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस जो होता है। इफ़ ग्लोबल प्राइसेस कीप राइजिंग, अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते रहे और उन्होंने जो है अपने हाइक्स को कस्टमर पे पास नहीं किया, हाइक्स को कस्टमर पे पास नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने कॉस्ट प्राइस को नहीं बढ़ाया, मतलब सेल प्राइस को नहीं बढ़ाया। जैसे मान लेते हैं पहले इनका सेल प्राइस चल रहा था 100 रुपीज़ और इनका कॉस्ट प्राइस चल रहा था 80 रुपीज़, बट अब इनका कॉस्ट प्राइस तो आपको समझ में आ रहा है कि बढ़ के हो गया 90 रुपीज़, क्योंकि ग्लोबल प्राइस बढ़ गए हैं और इनका सेल प्राइस ये बढ़ा नहीं रहे, 100 ही कर रहे हैं। तो इनके मार्जिन हिट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 20 का मार्जिन था, यहाँ पे 10 का मार्जिन हो गया सिर्फ। तो इस तरह से बेसिकली ये आपकी न्यूज़ के अंदर कवर किया हुआ है। ये हमने पूरा कवर कर लिया। यहाँ पे चलते हैं अपना चिप्स इन डिमांड एवरीवेयर, लोकल इन्वेस्टर्स बाय इनटू देयर ग्लोबल मार्केट्स। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। अगर आपको नहीं पता तो नैस्डैक के ऊपर 2 कंपनीज लिस्टेड है जिनकी इन्होंने बात की है। यहाँ पे आपको दिख रहा है AMD और NVIDIA। अगर आप कुछ भी थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो तो आपको इनके बारे में पता होगा। इनके प्रोसेसर और वो सब चीज़ें आती हैं जो कंप्यूटर एसेसरीज बेसिकली बोल सकते हैं, वो सब आता है बेसिकली। मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज आपको साउंड कर रहा हूँ। तो ये दोनों कंपनीज जो है बेसिकली आपको समझना है कि नैस्डैक के ऊपर लिस्टेड है और ये ग्रेट डिमांड के अंदर है। मतलब अगर आप किसी भी गेमर से पूछ के देखोगे तो आज के टाइम में प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं इन सब चीज़ों के, मतलब इतना मुझे आइडिया है। और दूसरी बात, ये मिल ही नहीं रहे, मतलब सेकेंड हैंड OLX पे भी या कैसे भी मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर इनको। तो अगर आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं गेमिंग सेटअप कैसे बनाए वगैरह वगैरह, तो वो सब पूरी चीज़ें बता देंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे कि अभी कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत शॉर्टेज चल रही है। तो मतलब एनीवेज मैंने थोड़ा सा साइड में कवर कर दिया इसको। बट इसमें जो है ये था आपका कि ग्रेट डिमांड के अंदर चल रहे हैं और US के अंदर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे चिप्स इन डिमांड एवरीवेयर, तो ये बोला हुआ इन्होंने कि एवरीवेयर डिमांड के अंदर है। दूसरी बात मैं जो बोलना चाह रहा था कि US के अंदर नहीं मिल रहे, वो ये था क्योंकि लोकल इन्वेस्टर्स बाय इनटू देयर ग्लोबल मार्केट्स। लोकल इन्वेस्टर्स मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों लिखा है, लोकल कंज्यूमर्स लिखना चाहिए था यहाँ पर। बाय इनटू देयर ग्लोबल मेकर्स, मतलब कि आपके ग्लोबल मेकर्स से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कि मतलब इंडिया के लोग US से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्प्योर ड्यूटी दे देंगे बट आप दे दो हमें। तो मतलब इतनी डिमांड है इनकी और इतनी सप्लाई कम हो रखी है। और यहाँ पे इन्होंने जो है इन्वेस्टर्स की ढंग से बात की है। यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स ट्रेडेड 70 to 80 मिलियन इन ग्लोबल चिप मेकिंग स्टॉक्स इन 1 ईयर। तो यहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टर्स इसलिए भी लिखा हो क्योंकि इस चीज़ की बात करें, बट जो ये आगे बात करें जो मैंने बताया था वो भी इस आर्टिकल के अंदर आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है अब ये इस पैराग्राफ के अंदर क्या बोल रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स ट्रेड इतना मतलब वॉल्यूम का ट्रेड इन्होंने किया था इंडियन इन्वेस्टर्स ने आपके ग्लोबल मार्केट के अंदर, जो चिप वाली कंपनी है उनका। बहुत बेसिक सी बात है, ग्लोबल चिप मेकिंग कंपनीज जो है AMD और NVIDIA जैसे की, उनके ऊपर आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रहा है। 70 to 80 मिलियन सिर्फ 2-3 कंपनी 4 कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है आपका। अगर आपको इनका शेयर प्राइस जाना है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो मतलब मैं आपको उल्टा बोल दिया मैंने कि अगर आपको इनका शेयर प्राइस नीचे आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा। और दूसरी बात, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट जैसी चीज़ करने जा रहा हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फाइनेंस प्रीमियर लीग का एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टर टाइप का डाला था। तो उसकी वीडियो आज आ रही होगी हमारे चैनल के ऊपर शाम को 6 बजे के आसपास आ रही होगी वो वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो करें, उसके ऊपर मैं उसको जो अपडेट भी कर दूंगा। और अगर आपको करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूँगा। मतलब आप कोई भी कर सकते हैं दोनों में से, और आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।